Hello everyone, welcome to the lecture series of Digital Logic Design. The instructors of this course are Dr. Asfandiar Gilani, who is the Dean of Department of Computer Science at Lahore Leeds University, and myself, Syed Ali Zamin. Today we are going to start lecture number 4.1, which means that we are going to start chapter number 4 of the book. The topic that we are going to discuss today is Boolean algebra. तो चलें स्टार्ट करते हैं. अच्छा लेक्चर जिस तरह हो रहे हैं अब आप सबको पता चल गया होगा कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाजमी कर लें ताकि आपको सारे जो भी लेक्चर अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें. इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसको फेसबुक का पेज है इस पे पोस्ट कर देता हूँ. इजी क्लास पे पोस्ट नहीं करता मैं अब लेक्चर, अब फेसबुक पेज पे पोस्ट करता हूँ और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे. तो आप इस फेसबुक पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीमोस लॉजिक सर्किट की डिजाइनिंग किस तरह कर. आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है. लॉजिक सर्किट में बूलियन अलजेब्रा को किस तरह यूज़ किया जाता है. ये बहुत बेसिक लेक्चर है, ये आपने पहले भी मैट्रिक एफएससी वगैरह में पढ़ा होगा, ओ लेवल्स वगैरह में. तो इसको बुलियन एडिशन आपको पता होगी. बुलियन एडिशन क्या होती है. बुलियन एडिशन ये होती है कि जिसमें प्लस का साइन होता है. ठीक है, बुलियन, अब बुलियन एडिशन वाला हमने गेट्स भी पढ़े हुए हैं, तो प्लस का साइन कौन से गेट में होता था. बेसिकली ये वो है बुलियन एडिशन. एक होती है बाइनरी एडिशन जो हमने नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में पढ़ी थी. ये बाइनरी एडिशन नहीं है, ये बल्कि कौन सी है, ये है बुलियन एडिशन. ठीक है, बाइनरी नहीं है बल्कि बुलियन है. तो बाइनरी में तो था 1+1 इज इक्वल टू किसके होता था, 0 के. लेकिन और एक कैरी जाता था, या अगर 1+0 हो तो 1 आता था. ठीक है. लेकिन ये है बुलियन एडिशन. तो बुलियन एडिशन में सिंपल एडिशन वाला गेट आपने लगाना है. तो एडिशन वाला गेट कौन सा होता था, और गेट. ठीक है, और गेट होता था एडिशन वाला. इसको अगर 0 इनपुट दें और 1 इनपुट दें, ये और गेट बनाया हुआ है, तो आपको इसका पता था कि इसका जो वो है इसकी इक्वेशन है वो है a+b. ठीक है, तो इसको बुलियन एडिशन कहते हैं. ये जो साइन बना हुआ है, ये एग्जांपल भी गिवन है. इसको इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये जो ऊपर साइन बना हुआ है. इसके अलावा इस तरह का भी साइन हो सकता है, तो ये आप बुलियन एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं. इसकी इवन अब आप इस काबिल भी हो गए कि आप इसकी सर्किट डायग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हैं a+b+c की. ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है. अच्छा, इसमें बताने वाली बात एक है लिटरल. लिटरल क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना a+b+c या कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल a.b लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें से एक ये ए है ना, ये एक लिटरल है, बी एक और लिटरल है. तो इसमें बेसिकली जो इनपुट्स होती हैं वो लिटरल्स उनको कहते हैं. तो इसमें 3 लिटरल्स हैं. यहाँ ये वाला है 3 लिटरल है, ए बी सी. या जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको लिटरल बोलते हैं. ठीक है, तो ये उसने एग्जांपल दी है कि अगर 0 हो तो क्या बनेगा. अगर सब की वैल्यू 0 हो तो ये 1, ए की वैल्यू 1 बन जाएगी, बी की 0 बन जाएगी और सी की 1 बन जाएगी. तो 0 1+1+0+1 क्या आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा. अच्छा अच्छा, इसके बाद हम जो है देखते हैं बुलियन मल्टीप्लिकेशन क्या होती है. तो मल्टीप्लिकेशन वाला कौन सा गेट हमने पढ़ा था, एंड गेट. ये देखिए एंड गेट होता है. ठीक है, एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है. तो ये जो है ये ए डॉट बी डॉट सी और बी और सी का कंप्लीमेंट है. तो ए बी सी की कोई भी आप वैल्यूज लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1, बी की 0 और सी की 0. तो आपने बताना है कि आंसर क्या आएगा. ठीक है, सही है. यहाँ उसने कहा ईच लिटरल मस्ट बी 1,
तो यानी आपने इसमें कोई भी 101 कोई भी वैल्यू प्लेस करके देख सकते हैं। तो ये जस्ट आपको जब पहले मैं एंड गेट या एंड गेट बोलता था तो वो कौन सी अलजेब्रिक बुलियन, कौन सी वो लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, बुलियन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड गेट बुलियन मल्टीप्लिकेशन करता है और गेट जो है वो बुलियन एडिशन परफॉर्म करता है। तो ये कॉम्बिनेशंस ही हैं। अच्छा, इसमें हमने कुछ लॉज देखने हैं। लॉज कौन से होते हैं, जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पहले हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आपने पहले पढ़ा हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये मैथ में भी ऐसे होता है और ये बुलियन अलजबरा, ये जो हम लॉजिक सर्किट्स में स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ए प्लस बी या बी प्लस ए का वो हम बना दें डायग्राम तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने और गेट बनाया है, और गेट बनाया है। तो अगर आप ए सॉरी ए लिखना है, तो अगर आप ए चाहे इधर लिखें और बी इधर लिखें, यहाँ जहाँ बी है उधर ए कर दें, यहाँ जहाँ बी है उधर ए कर दें, तो आउटपुट हमेशा सेम आएगी, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये एक लॉ पढ़ लिया आपने, सही है। ये लॉज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये लॉज हम पढ़ रहे हैं कि इससे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये जो फोर्थ चैप्टर है, इसका मेन टारगेट ये है कि वो सिंप्लीफाई करे। यानी एक कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन है जिसमें बहुत ज्यादा ए बी सी डी ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, कोई एक कॉम्प्लेक्स ही इक्वेशन बनी हुई है, उसको आपने ये लॉज यूज करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या फायदा होगा कि अगर एक सर्किट जो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आप एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से, तो वही आउटपुट आएगी। और अगर आप वही आउटपुट लेनी तो आपने वही आउटपुट है। तो अगर वो सिंपल मेथड से, सिंपल सी इक्वेशन से, एक सिंपल से सर्किट से मिल जाए जिसमें हमें एनर्जी थोड़ी यूज हो, थोड़े गेट्स यूज हो, एरिया, इसका फायदा क्या होगा, एरिया कम यूज होगा, एनर्जी कम यूज होगी, हमारा टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ऐसे देख लें कि जिस तरह एक कोई मोबाइल के साइज पहले बड़े हुआ करते थे, उनके फीचर्स कम होते थे, अब साइज भी स्मॉल हो गए हैं मोबाइल्स के, ठीक है, और उनके फीचर्स भी ज़्यादा हो गए हैं। तो यानी हमने उस लिमिटेड से एरिया में फंक्शनैलिटी ज़्यादा करनी है। एक ही डिवाइस से हमने मल्टीपल फंक्शन लेने हैं, या एक ही चीज़ हमें अगर एक इनपुट देती है और वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो हम उसको सिंप्लीफाई क्यों ना कर लें और थोड़े गेट क्यों ना यूज़ कर लें, ताकि हमारे पैसे भी बचेंगे, कॉस्ट भी उससे कम होगी और टाइम भी बचेगा। इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो यही है कि आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका एट द एंड सर्किट सिंप्लीफाई होगा। सर्किट सिंप्लीफाई होगा तो आपके गेट्स कम यूज़ होंगे, गेट्स कम यूज़ होंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपकी कॉस्ट कम यूज़ हो रही है, आपका टाइम कम यूज़ हो रहा है, प्रोसेसिंग टाइम, और डिलेज नहीं आएंगे उसमें। तो सर्किट भी सिंपल होगा, ठीक है। तो आपको ये मैं लास्ट बता रहा हूँ, ये आपको आने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ए या बी जहाँ भी लिख लें, आउटपुट इस पे वही हमेशा आएगी, ठीक है। इसी तरह ए डॉट बी का को एंड गेट बना रहे हैं, तो उसके भी कोई कहता है फ़र्क नहीं पड़ता आप, यानी एंड गेट जो बनाते हैं ना, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है कि आप इसको चाहे ए इनपुट दें चाहे बी इनपुट दें, तो वो सेम होती है। यानी जहाँ ए है उधर बी कर दें, ए ए वाइस वर्सा, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ये एक आपने लॉ देख लिया जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, जो वो कहता है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में ये तीन वेरिएबल्स आ गए हैं। वो कहता है कि ए बी प्लस सी को अगर हम पहले ऐड करें और बाद में ए को ऐड करें, वो इसी के इक्वल है अगर हम ए प्लस बी को पहले ऐड कर लें और बाद में सी को कर लें, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, इसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये काम आपने करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक बना देता हूँ, फिर आगे जितने भी लॉज आएंगे उन सब की डायग्राम्स भी आपको बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट वाली की मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये और गेट मैंने बनाया, ये मैंने किसके लिए बनाना है, ब्रैकेट के लिए, बी
और सी के लिए, ठीक है। अब ये किस में ऐड हो रहा है, यानी इसकी आउटपुट किस में, किसके साथ ऐड हो रही है, किसकी क्या बनेगी। अब ए, अब क्या हो गया, हमने इसकी बना दी है सर्किट, इसका बनाना है ए का, तो ए हमारी एक इनपुट है, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं दोनों, ए और बाकी वो जो ब्रैकेट वाला था क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी दोबारा हमारा और गेट लगेगा। तो मैंने एक और गेट बना दिया इधर, तो इसको ए इनपुट दे दिया, तो इस तरह ये एक सर्किट बन गया। आपको सबके सर्किट बनाने आने चाहिए, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट में भी और उससे लास्ट लेक्चर में भी। अच्छा जी, तो अब आपको ये एट द एंड ये जो आउटपुट मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, ठीक है। इसी तरह आप इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगी, ए बी, तो यानी यहाँ ए आ जाएगा और इधर सी आ जाएगा, ये बस इतना डिफरेंस होगा। तो ये यानी वो कह रहे कि एट देन जो दोनों जो मैंने डायग्राम बनाई हैं, एक पहले वाली और एक अभी जो वैल्यू चेंज की है, उसकी आउटपुट सेम होती है, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है एंडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का आपको पता चल गया, इसकी आपको डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए, आपको दो लॉज का पता चल गया। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सॉरी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके इक्वल होता है। अगर हम इससे ए कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी। तो ये देखिए उसने ए बी प्लस सी वाली की अलहदा डायग्राम बनाई है और इसकी अलहदा डायग्राम बनाई है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका ये मतलब है कि इनके आउटपुट हमेशा सेम होगी, यानी अगर आप ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू कोई भी 1 कर दें, इसी तरह ए की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू 0 1 जो भी कर दें, अब ये जो आंसर आएगा इसको ऐड करने से, वो हमेशा वही इसका जो आंसर आएगा वो इसके हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। यानी ए की वैल्यू 0 की है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का भी 0 आ रहा है और ए की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई हो रही है सारे के साथ, तो 0 ही आएगा। तो दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये एक अलहदा डायग्राम और तरह की है, ये और सर्किट डायग्राम है, लेकिन इनकी आउटपुट जो है वो सेम है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये काफ़ी सारे लॉज हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। इन सब की डायग्राम्स आपको खुद बनानी आनी चाहिए। ये मतलब एंड गेट है, तो आपने एंड गेट की एक इनपुट को ए देना है और सेकंड इनपुट को 0 देना है। तो वो कहता है कि जब भी कोई भी इनपुट 0 में ऐड होती है ना, जब भी कोई इनपुट 0 में ऐड होती है तो आंसर हमेशा वो जो इनपुट है वो आती है, ठीक है। इसको सारे को आपने जो समझना है वो समझना है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी 0 1 की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी जो मैंने यहाँ वैल्यू रखी थी वही आउटपुट आ गई। इसी तरह मैं अगर a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मैंने ए की वैल्यू रखी थी वही आउटपुट आ गई। इस तरह आपने जो इनपुट है उसमें एक दफ़ा 0 प्लेस करना है या 1 प्लेस कर लें तो आपका वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। दो ही बाइनरी में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बाइनरी में दो ही नंबर है 0 1, तो वही हमने इन सारी इक्वेशंस में प्लेस करने हैं। इनकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। अब ए की वैल्यू मैं अगर 0 प्लेस करता हूँ, अच्छा नेक्स्ट रूल है ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। उसका ये मतलब है कि कोई भी इनपुट को अगर आप प्लस कर रहे हैं 1 के साथ तो आंसर हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। अब इस रूल में ये नहीं फ़र्क पड़ता, अगर आप ए की वैल्यू 0 रखेंगे फिर भी 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 करेंगे 1 प्लस 1 फिर भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स आपको पता चल गए, इसकी डायग्राम भी आप बना सकते हैं। थर्ड रूल वो ये कहता है कि कोई इनपुट अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ना तो हमेशा आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी ए की वैल्यू अगर 0 है फिर भी 0 आएगा, ए की वैल्यू 1 है फिर भी 1 आएगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है। अच्छा, फोर्थ रूल ये है कि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, चीज़ से मेरा मतलब इनपुट है, कोई भी इनपुट 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो
आंसर हमेशा वो इनपुट आती है। अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी? 0। अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो आउटपुट 1 आएगी। सही है। तो इस तरह ये बहुत आसान है, आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, 0 और 1 की वैल्यूज प्लेस करनी है और इन लॉज को आपने याद रखना है। याद आपको खुद ही हो जाएंगे। अब मतलब मुझे याद करने की तो नहीं ज़रूरत कि मैं ए डॉट ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ीरो ही आएगा। ये वैसे ही आपको 0 1 प्लेस करके आइडिया हो जाता है कि हाँ इसकी तो ये आउटपुट आएगी। तो इस तरह कोई याद करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह ए प्लस ए, यानी कोई भी इनपुट अपनी इनपुट में उसी में ऐड हो रही है ना, तो वही रिजल्ट आता है। यानी अगर ए की वैल्यू 1 है तो दोनों 1 1 ही होंगे ना। 1 + 1 = 1। अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 + 0 = 0। अच्छा, नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई इनपुट अपने कंप्लीमेंट में ऐड होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। यानी ए की वैल्यू अगर 0 है, मैं कहता हूँ, तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। तो 0 + 1 = 1। ठीक है, तो ये रूल भी जस्टिफाई हो गया। इसी तरह वो कहता है अगर कोई इनपुट अपनी इनपुट से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा वही इनपुट आती है। यानी अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, एट्थ रूल ये है, वो कहता है कि अगर कोई भी इनपुट अपनी कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है। यानी ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए कंप्लीमेंट की 1 हो जाएगी, तो 0.1 = 0। ठीक है। सेम अगला है कि कोई भी चीज़ का कंप्लीमेंट ले लें और डबल कंप्लीमेंट ले लें तो वो अपने के बराबर ही होती है। ये वाला 9th रूल जो है, यानी इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 का इसने डबल, देखें, 2 कम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं उसके ऊपर, तो एक कम्प्लीमेंट होगा तो क्या आंसर आएगा? 1। और एक और कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो दोबारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर उसके 2 कम्प्लीमेंट लें तो वो अपने इक्वली हो जाती है। इसी तरह ये रूल है कि a + a.b = a। ये किस तरह हुआ? ठीक है, बाकी तो आपको समझ लग गए होंगे। ये अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये मुश्किल नहीं है, इसमें आपने a और b की वैल्यू पुट करनी है। मैं कहता हूँ a की वैल्यू 0 है। ये 0 1 आप अपनी मर्जी से किसी की भी रख सकते हैं। और इसी तरह मैं a की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और b की जो मर्जी 1 0 रखूँ तो मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0 + 0.1 0 होगा। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वो कहते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, इसको क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ, तो पता चल गया कि अब मैंने ए की वैल्यू जो रखी थी मेरी आउटपुट भी वो ही आ रही है। इसी तरह आप बाकी सब पे ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखें, ए कंप्लीमेंट इंटू ए बी, अगर आप इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करें ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये ए प्लस बी के इक्वल आती है। ठीक है, अब इसमें इशू क्योंकि ये है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ए भी है और बी भी है। सही है, तो आपने क्या करना है, आपने ए की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 बन गई और बी की कोई भी वैल्यू रखी 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 0। ठीक है, इसी तरह आप बी की वैल्यू 1 रखेंगे, ए की डिफरेंट रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह इसकी आ रही है वैल्यूज। ये सब में आपने ऐसे ही करना है। लास्ट वाला देख लेते हैं कि ये देखें उसने क्या कहा है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसमें तो 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका राइट हैंड साइड किस तरह बनेगा? ठीक है, तो इसके 2 3 मेथड हैं, कोई हम एक तरीका चेक कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, जो सबसे आसान है वो वाला कर लेते हैं। एक तरीका ये है कि आपने ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ये क्या बन जाएगा? ए डॉट, इसको यानी एक्सपेंड कर देना है।
ए डॉट ए, सॉरी ये अब मैं कर्सर से लिख रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है। चलें आपको समझा देता हूँ कि आपने ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ तो बन जाएगा ए डॉट ए, फिर ए को आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा ए डॉट सी, फिर इसी तरह बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए बन जाएगा, फिर बी डॉट सी बन जाएगा। तो फिर जो मैंने स्टार्ट में बताया था ए डॉट ए, पहला ए डॉट ए बनेगा ना, ठीक है, पहला तो ए डॉट ए बनेगा ना, ठीक है, दूसरा बन रहा था बी डॉट सी। अच्छा अब देखें कि ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए, ये देखें सेवंथ रूल है, वो कहता है ए डॉट ए किसके इक्वल होता है ए के, तो आप वो उस ए डॉट ए की जगह आप अकेला ए भी लिख सकते हैं। इस तरह आपने सिंप्लीफाई करना होता है, यानी ये बेसिकली ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है और ये खुद भी एक सिंप्लीफिकेशन है। ये वाला फार्मूला आपने एक्सपेंड करके बनाना है। तो आप ये कोई भी लॉ पहले वाले लॉज यूज़ करके भी बना सकते हैं। जिस तरह इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक लॉ आपको बताया कि ये वाला यूज़ किया कि ए डॉट ए हमेशा ए के इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने ए डॉट ए लिखा आएगा, जब स्टार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जगह मैं अकेला ए भी लिख सकता हूँ, इसको इसको क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये रूल्स, अच्छा ये रूल्स थे और ये आगे आप इनको मैं जो आपको प्रेफर कहूँगा, रिकमेंड करूँगा वो ये कहूँगा कि आप इनकी मुझे लॉजिक डायग्राम्स जिस तरह सर्किट डायग्राम होते हैं ना वो बना के दिखाएं, लेकिन आप इनकी वेन डायग्राम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम्स आपने पढ़ी होंगी, 8th क्लास में शायद होती हैं। अच्छा ये जिस तरह उसने कहा है कि ये ए बना दिया एक, और ए ए बी का बना दिया, अब बी का लहदा बनाया और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन में आ गए। ठीक है, ए डॉट बी इस तरह आ गया, तो उसने कहा कि ये इस किसके इक्वल होता है ए के इक्वल, तो आप एक अकेली वेन डायग्राम इस तरह भी शो मुझे कर सकते हैं। ठीक है, आप वेन डायग्राम से भी सर्किट दोनों बना सकते हैं, सॉरी वो जो इक्वेशन है उसकी वेन डायग्राम्स भी बना सकते हैं और सर्किट डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो इसी तरह ये आगे सारी उसने बना के दिखाई हुई हैं, तो ये बड़ी सिंपल सी हैं। ये जिस तरह मैंने आपको भी बताया था वही एक्सपेंड करें उसको, ए डॉट ए की जगह उसने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब बाकी हमारे पास ये बच गए। तो अब क्या था, ए डॉट सी और ए डॉट बी और बी डॉट सी, तो ए डॉट सी को आप इसमें से उसने क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया सब में से, इन इनमें से ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ वन बच गया, यहाँ सी बच गया, यहाँ बी बच गया। ठीक है, तो अब वन प्लस सी किसके इक्वल होता है, आप पीछे रूल देखेंगे कि अगर वन किसी चीज़ में ऐड हो रहा हो ना तो हमेशा आंसर वन ही आता है। सही है, यानी ये वन अगर किसी, मैं कहता हूँ सी प्लस बी में ऐड हो रहा है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, वन, तो उसने वन लिख दिया। ठीक है, इसी तरह बी डॉट सी बच गया था, तो हमारा फाइनल वन डॉट ए डॉट वन क्या आता था, ये भी एक रूल पढ़ा था हमने कि कोई भी चीज़ अगर वन से मल्टीप्लाई होती है तो आउटपुट हमेशा वो इनपुट आती है, तो वही चीज़ आती है, यानी ए आ गया। तो ये पीछे वाले जो भी हमने रूल्स देखे हैं या आपने इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेना है और रूल्स देख लेने हैं, अभी हमने कौन से पढ़े हैं उन सबको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक इस तरह की कम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, इस तरह की सॉरी एक साइड गिवन होती है, यानी ये दूसरी साइड नहीं, एक इक्वेशन गिवन होगी इस तरह। तो आपने क्या करना है इसको, कि क्वेश्चन होगा कि इसकी डायग्राम बना के दिखाएं, पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है, फिर क्वेश्चन होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग बुलियन अलजेब्रा और बुलियन ये जो रूल्स हैं लॉज हैं, तो उनको यूज़ करके आपने एक फाइनल इक्वेशन बनानी है जो इस तरह की थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी और उसकी डायग्राम बना देनी है। तो आप दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि हाँ एक में ज़्यादा गेट्स लग रहे थे, एक में गेट्स कम लग रहे हैं, तो यानी आपकी कॉस्ट, एरिया कम यूज़ हो रहा है, टाइम कम यूज़ हो रहा है। तो ये इसके अलावा वेन्स डायग्राम भी बना सकते हैं तो लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो आपको सर्किट
ठीक है, ये लास्ट हमारा लॉ है। फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम ये है, डी मॉर्गन लॉ इसे बोलते हैं। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर ए डॉट बी, इसके ऊपर याद रखना है कि हमेशा कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ में हमेशा ऊपर कंप्लीमेंट होता है। दो इनपुट्स और दो होती हैं उसमें, अकेले पे डी मॉर्गन लॉ नहीं लगता, यानी उसके लिए कोई दो इनपुट्स होनी चाहिए, या वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या वो ऐड हो रही होती हैं। तो आसान तरीका ये है कि डी मॉर्गन लॉ आप किसी भी लगा सकते हैं। ये आसानी के लिए लगाते हैं कि शायद दूसरा जो इससे इक्वेशन बनेगी शायद वो सॉल्व करना आसान हो जाए, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। तो वो ये कहते हैं कि अगर ए डॉट बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कंप्लीमेंट भी है, ठीक है, दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर, अकेले अकेले पे नहीं, दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट अकेला लिख सकते हैं और बी कंप्लीमेंट अकेला लिख सकते हैं। दरमियान में इनके जो भी है वो अपने चेंज कर देना। यानी अगर इनके दरमियान डॉट था, यानी अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो चेंज करके उसको एडिशन कर देना। अगर वो दोनों ऐड हो रहे थे, यानी अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी, यहाँ बी है, ये दोनों ऐड हो रहे थे और इन दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट है, तो मैं अगर इसको के इसके ऊपर डी मॉर्गन लगा, तो आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट अकेला लिख लेना है और बी कंप्लीमेंट अकेला लिख लेना है। लेकिन क्या करना है, उनका ये जो दरमियान में ये साइन है प्लस है तो डॉट लगा देना है। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ है। ये फर्स्ट था, सेकंड भी ये जो आपको ऊपर लिखती है। तो ये बड़ा आसान है। अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कंप्लीमेंट भी है तो आपने दोनों को ऐड कर देना है अकेले अकेले कंप्लीमेंट लेके। ठीक है, अगर दो ऐड हो रहे हैं और दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट है तो आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन कंप्लीमेंट अकेले अकेले पे ले लेना है। उसका आप ये ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। सेकंड रूल वही है जो आपको मैंने बता दिया है, उसका आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। ये अब पेपर एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि सी कंप्लीमेंट प्लस डी और होल कंप्लीमेंट, इस पे डी मॉर्गन लॉ लगाए। तो मैंने कहा है कि दोनों पे वो होना चाहिए, दोनों पे। ठीक है, ये नीचे वाला आपने इग्नोर कर देना है, आपने देखना है दोनों पे होना चाहिए। तो इससे क्या बनता है, सीधे से पहले सबसे आसान क्या बनता है, पहला जो है, पहले सी कंप्लीमेंट है ना, उसका एक और कंप्लीमेंट, क्योंकि सी कंप्लीमेंट को मैं वैसे कंसीडर कर रहा हूँ और ये जो कंप्लीमेंट था ये इन दोनों के ऊपर था, तो इनको अकेला अकेला करना है, यानी सी को और डी को अलग अलग लिखना है। तो सी कंप्लीमेंट का एक कंप्लीमेंट ले लिया। अब डॉट का प्लस का साइन था दोनों में, तो मैंने दोनों के दरमियान डॉट का साइन बना दिया मल्टीप्लाई का, और डी का कंप्लीमेंट अकेला लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने एक लॉ पढ़ा था पीछे अभी कि एक चीज का दो दफा कंप्लीमेंट ले लें तो वही चीज आ जाती है, यानी सी के डबल कंप्लीमेंट हो तो सी आएगा, डॉट डी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा, बड़ा सिंपल। आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि डी मॉर्गन लॉ से सिंप्लीफाई कर दें, बूलियन अलजेब्रा से कर दें, इस तरह आपने सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट है, जिसमें उसने कहा है कि ये इस पे आप बूलियन अलजेब्रा वगैरह लगाएं। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, इसको थोड़ा आप एक्सपेंड करेंगे तो उस पे बूलियन अलजेब्रा लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी ए डॉट, मैं इसको देख के ये भी कह सकता हूँ ना, ए डॉट बी का अकेले का कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल का कंप्लीमेंट। सॉरी, ये लिखा नहीं जा रहा, ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये देखें यहाँ भी हुआ हुआ है। तो ये आपको बस डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए, जस्ट एक ऐसे ही एग्जांपल दी हुई है। आज पता चल गए हैं सारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुछ इस तरह की, यानी ए प्लस, ये मैं अगर ये लिख के कोई एग्जांपल दे दूँ आपको, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, यानी दोनों पे कम्प्लीमेंट है।
प्लस ए का कंप्लीमेंट और फिर कंप्लीमेंट, फिर इनटू, यहाँ इनटू है ए और प्लस 1। तो मैं आपको कहूँगा कि जी मुझे इसकी ना डायग्राम बना के दिखाएं और फिर इसको लॉज यूज़ करके सिंप्लीफाई करें, फिर डायग्राम बना दें। सबसे पहले तो आपने इसकी डायग्राम बनानी है। अगर आपको नहीं बनाने आती तो लास्ट से लास्ट वाला जो लेक्चर आएगा इस लेक्चर 3.2 है और लेक्चर 3.3 भी देख सकते हैं, वो आप देखें अगर आपको समझ नहीं आई। अगर आपको ये डायग्राम बनानी नहीं आती तो पहले उस लेक्चर को रिवाइज कर लें। अच्छा, आपने इसकी डायग्राम बना दी और अब क्या करना है आपने कि अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले ब्रैकेट वाले के ऊपर आप बूलियन अलजेब्रा भी लगा, वो सॉरी डी मॉर्गन लगा सकते हैं। यानी ये आप लगाएंगे ए के अकेले का कम्प्लीमेंट इनटू बी के अकेले का कम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस अब एक रूल हमने पढ़ा था कि डबल कम्प्लीमेंट हो तो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये आ जाएगी ए डॉट ए प्लस 1। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था कि ए डॉट ए हमेशा किसके इक्वल होता है, ए का ही आता है। यानी कोई भी चीज़ अपने से ही मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ सी डॉट सी भी आ सकता था, एक्स डॉट एक्स भी आ सकता था, जी डॉट जी भी आ सकता था। ये जस्ट एग्जांपल के लिए ए लिख रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो ए प्लस ए डॉट ए की जगह आप ए भी लिख सकते हैं। ये प्लस बन गया और ये बन गया ए कम्प्लीमेंट इंटू बी का कम्प्लीमेंट। ये फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह हो सकता है कि आप अगर इस सारे को एक कंसीडर कर लें और एक तरफ 1 कंसीडर करें, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 1 सब के साथ प्लस है 4 है तो क्या आंसर आएगा एंड पे 1। ये एक लॉ हमने पढ़ा था कि 1 अगर किसी में ऐड हो रहा हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये इसका आंसर 1 आएगा। और भी तरीका हो सकता है। एक आप डिफरेंट मेथड से डिफरेंट लॉज यूज करके लगा सकते हैं। सबका मेथड सेम नहीं होता। आप किसी और से करेंगे, आपका दोस्त किसी और से करेगा। तो ये तो था आज का लेक्चर। ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में। और अनाउंसमेंट जो है आज की वो ये है कि इजी क्लास पे अब कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं स्प्रिंग 2020 के, चाहे वो डीएलडी के हैं चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के एलएमएस पोर्टल पे। यानी इजी क्लास की जगह आप एलएमएस पोर्टल ले लिए। इजी क्लास की जगह एलएमएस पोर्टल, जो भी आप उसको नाम बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोलते हैं, तो मैं फ़िलहाल उसको एलएमएस पोर्टल ही बोल रहा हूँ, जो भी लीड्स ने बनाया है। उस पे लेक्चर मैं अपलोड करूँगा इजी क्लास पे जैसे चीज़ें पोस्ट करता था। लेकिन बाकी जो जिसको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ दो चीज़ों को, वो एक चीज़ है फेसबुक का पेज, क्योंकि उस पर बड़ी क्विकली चीज़ें अपलोड भी हो जाती हैं और आप मुझे मैसेज भी फ़ौरन कर सकते हैं। तो बाकी पोर्टल्स पे थोड़े इश्यूज होते हैं क्योंकि वो भी बंद रहा है और उसका भी बग्स वगैरह आते जा रहे हैं। तो अ, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि उसको तो आप लाजमी ज्वाइन करें पोर्टल को, लेकिन आप फेसबुक का पेज लाजमी लाइक करें। उस पे उसको आप डेली विज़िट किया करें और यूट्यूब की वीडियोस देखते रहा करें। ठीक है, यूट्यूब पे आप डेली एक दफ़ा जाके देख लिया करें कि लेक्चर तो नहीं कोई अपलोड हुआ, कोई वीडियो तो नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करता हूँ। आपने वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और रिंग का वो जो बेल का आइकॉन होता है उसको प्रेस करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आप बेखबर नहीं रहेंगे और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में यही है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।